एक ऐसी कहानी जो आपके होश ही नहीं बल्कि आपके पैरों तले की जमीन हिलाकर रख देगी। यह कहानी है मंगल ग्रह के मिशन की, जिसके दौरान मंगल ग्रह पर गई टीम पर एलियन वायरस अटैक करके उनके शरीर में प्रवेश करता है और वायरस उनके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेता है और वो इस खतरनाक एलियन प्रजाति का हिस्सा बन जाता है। इस एलियन प्रजाति का बस एक ही काम है, संभोग करके अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना और इंसानों का धरती से नामो निशान मिटा देना। ऐसी एक्शन, थ्रिलर, रोमांस और साइंस फिक्शन से भरी कहानी स्पीशीज 2 में आपका स्वागत है। अरबों साल पहले एलियन स्पीशीज ने मंगल ग्रह पर आकर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था। एक समय की बात है जब मंगल ग्रह पर नदियों का महासागर हुआ करता था और पौधे भी हुआ करते थे, लेकिन यह एलियन स्पीशीज एक कैंसर जैसे थे जिसने मंगल ग्रह पर आकर उसे पूरी तरह से सूखा बंजर ग्रह बना दिया। समय के साथ साथ यह एलियन स्पीशीज भी नष्ट हो गए, लेकिन उनके डीएनए अभी भी मंगल ग्रह की मिट्टी में मौजूद है और यह बात सरकार को वैज्ञानिकों द्वारा पता चलती है। सरकार इस मिट्टी को पाने के लिए एक मिशन ऑर्गेनाइज करवाती है। मंगल ग्रह के मिशन के लिए कुछ ताकतवर और महत्वाकांक्षी एस्ट्रोनॉट्स चुने जाते हैं, जिसमें पैट्रिक रोस, डेनिस कैम्बल और एन सैम्पर्स होते हैं। यह तीनों मंगल ग्रह तक का लंबा सफर तय करते हैं। इन तीनों में से पैट्रिक रोस इनका लीडर होता है, जो अपने देश का हीरा है और अपने मिशन के लिए जान भी लगा देता है। मंगल ग्रह पर पहुंचकर पैट्रिक और उसकी टीम वहां की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी में एलियन डीएनए तो मौजूद है, लेकिन साथ ही एलियन प्रजाति या फिर जिसे एलियन वायरस कह सकते हैं मिट्टी के अंदर मौजूद है। इस बात से पैट्रिक और उसकी टीम अनजान थी। पैट्रिक मंगल ग्रह से मिट्टी का सैंपल लेकर वापस अपने स्पेसशिप में लौटता है। मंगल ग्रह पर पहुंचकर सबसे पहले उनके देश ने अपना झंडा लहराया था और वहां की मिट्टी का सैंपल भी इकट्ठा किया था। इस बात की खुशी वह प्रधानमंत्री को सुनाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ सारा देश पैट्रिक और उसकी टीम की तारीफ करता है और उन्हें बधाइयां भी देते हैं। कुछ ही देर में पैट्रिक और उसकी टीम धरती पर वापस लौटने के लिए तैयारी करते हैं कि तभी एक एलियन जीव उनके स्पेसशिप में घुसने की कोशिश करता है। इस बात से पैट्रिक और उसकी टीम अनजान है। पैट्रिक और उसकी टीम खुशी के साथ साथ सारे मानव जाति के बर्बादी को अपने साथ ला रहे थे। इस बात से सारा देश अनजान था। एलियन जीव धीमी गति से पैट्रिक और उसकी टीम की ओर बढ़ते हुए इन पर हमला कर देता है। लगभग 7 मिनट तक पैट्रिक और उसकी टीम बेहोश थी। उस दौरान धरती पर मौजूद यूएस स्पेस कमांड की टीम उन्हें बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन पैट्रिक और उसकी टीम की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। 7 मिनट के ब्लैकआउट के बाद पैट्रिक और इसकी टीम निद्रावस्था से बाहर आती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ था। यह वायरस इतना अनोखा है कि उसके पास अपना खुद का डीएनए है, जिसकी वजह से यह वायरस पैट्रिक और उसकी टीम की कोशिकाओं पर कब्जा कर लेता है और उससे अपने डीएनए को बदलने लगता है। इस संक्रमण के बाद पैट्रिक और उसकी टीम इस एलियन प्रजाति का हिस्सा बन जाते हैं और अब उस वायरस के नियंत्रण में होती है, जो उन्हें अपनी प्रजाति को फैलाने के लिए मजबूर करता है। इस संक्रमण के बाद पैट्रिक और उसकी टीम उस एलियन प्रजाति का हिस्सा बन जाते हैं और अब उस वायरस के नियंत्रण में होते हैं। इस एलियन वायरस का बस एक ही काम था, संभोग करके अपने प्रजाति को आगे बढ़ना और सारे मानव जाति को धरती से मिटा देना। सीन चेंज होता है और हमें सरकारी लैब दिखाया जाता है, जहां हमें लगभग सिल जैसी हूबहू दिखने वाली स्पीशीज जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था दिखाई जाती है, जिसका नाम ईव है। दरअसल ईव को डॉक्टर बेकर ने एक फ्रोजन लैब एम्ब्रियो से दोबारा रिक्रिएट किया है। मतलब वो ओरिजिनल एलियन स्पीशीज सिल की एग्जैक्ट जेनेटिक डुप्लीकेट कॉपी है। ईव को आर्मी ने एक्सपेरिमेंट की टेस्ट करने के लिए डॉक्टर बेकर से बनवाया था और साथ ही एक बात का ध्यान रखा गया था कि ईव को कभी भी किसी मेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमने उसका नतीजा इसके पार्ट 1 में देखा है। इसलिए उसे एक हेविली शील्ड लैब में रखा है, जहां हर कामगार सिर्फ महिला ही है। इसी वजह से आज जब मिलिट्री ने एक्सपेरिमेंट प्लान किया है तो मेल मिलिट्री जनरल्स को एक ग्लास कैबिन के अंदर से ही ईव पर होने वाला टेस्ट देखने बोला गया है। डॉक्टर बेकर अब ईव पर टॉक्सिक गैस छोड़कर अपना एक्सपेरिमेंट चालू करती है। ये टेस्ट करने के पीछे मिलिट्री का एक ही मकसद था, अगर गैस का इफेक्ट से ईव की बॉडी जलकर पिघलने लगी तो इंसानों के पास एक डेडली वेपन बन जाएगा, एक ऐसा वेपन जो एलियन स्पीशीज को जड़ से खत्म कर देगा। अगर भविष्य में वो दोबारा धरती पर लौटने की कोशिश करे तो
अब जैसे ही टॉक्सिक गैस अपना असर दिखाना चालू करती है, ईव दर्द से चीखने लगती है क्योंकि टॉक्सिक गैस का इफेक्ट होने लगता है और ईव के शरीर पर कई तरह के जख्म होते हैं, दिखाई देते हैं। तो देखकर मिलिट्री जर्नल्स को यकीन होता है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ईव का शरीर ऑटोमेटिकली हील होने लगता है। एक्सपेरिमेंट को फेल होता देखकर सभी जनरल डॉक्टर बेकर पर गुस्सा करते हैं और जल्द से जल्द इसका हल निकालने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक और उसकी टीम धरती पर वापस लौट आती है। उनके आते ही डॉक्टर ऑन स्काई सभी का ब्लड सैंपल लेते हैं और उन्हें कुछ दिनों तक क्वारंटाइन रहने बोला जाता है और संभोग करने से भी मना किया जाता है। जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, दूसरे दिन एक वेलकम फंक्शन रखा जाता है जहां देश के लोग पैट्रिक और उसकी टीम का जोरों शोरों से स्वागत करते हैं और उन्हें मिशन के सक्सेस पर बधाई देते हैं। वेलकम फंक्शन के खत्म होते ही पैट्रिक अपनी प्रेमिकाओं से मिलने जाता है और संभोग के वक्त पैट्रिक के अंदर का एलियन स्पीशीज अपना यूरिया पैट्रिक की प्रेमिकाओं के अंदर डालकर उन्हें गर्भवती कर देता है। जैसे ही वह पहली औरत को गर्भवती करता है, कुछ ही सेकंड बाद एक बच्चा उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आता है और यही दूसरी महिला के साथ भी होता है। बच्चे महिलाओं का पेट फाड़कर बाहर आने की वजह से इन दोनों महिलाओं की दर्दनाक मौत हो जाती है। यह बहुत दर्दनाक और भयंकर दृश्य था जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैट्रिक रोज कई महिलाओं के साथ संभोग करता गया और रोज कई महिलाओं की मौत होती गई। सरकार की नजर में अभी महिलाओं की लाशें आने लगी थी और उन्हें पता लग गया था कि धरती पर कोई एलियन स्पीशीज आ चुका है और इन लाशों के पीछे उसी का हाथ है। सरकार कॉलोनल से कहकर एजेंट प्रेस को बुलाने बोलता है। कॉलोनल एजेंट प्रेस को लेकर डॉक्टर बेकर के लैब में आता है, जबकि आदमियों को लैब के अंदर आना मना था। जैसे ही ईव प्रेस को देखती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और ईव के मन में संभोग करने की भावना जागने लगती है। प्रेस भी ईव को देखकर हैरान होता है क्योंकि वो हूबहू सिल के जैसे दिखती थी और तभी दूसरी तरफ से डॉक्टर बेकर भागते हुए आकर कॉलोनल और प्रेस को बाहर ले जाती है। जैसा ही हमने पार्ट 1 में देखा था, डॉक्टर बेकर और प्रेस प्रेमी थे, पर ब्रेकअप के बाद वो आज पहली बार कई सालों बाद मिल रहे थे। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो झगड़ने लगते हैं, इसलिए कॉलोनल उन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम दोनों को पहले की तरह एक साथ मिलकर इस मिशन पर काम करना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। दैट्स एन ऑर्डर। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑन स्काई पैट्रिक और उसकी टीम का ब्लड टेस्ट कर रहा होता है कि तभी उसे अचानक ब्लड के सैंपल में गड़बड़ दिखाई देती है और तभी दूसरी ब्लड सैंपल की शीशी टेबल से गिरकर नीचे फूट जाती है। ये काम ब्लड के अंदर मिले हुए एलियन स्पीशीज का था। जैसे ही खून नीचे गिरता है, वो दीवार की ओर बढ़ते जाता है और जैसे ही डॉक्टर खून का पीछा करते हुए दीवार तक जाता है, दीवार से एक एलियन स्पीशीज निकलता है और डॉक्टर पर अटैक करके उसकी आंतड़ियां बाहर निकालता है, जिस वजह से डॉक्टर की एक भयानक मौत होती है। प्रेस जब डॉक्टर ऑन स्काई की लाश की छानबीन करता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर ऑन स्काई ने मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद पेशेंट हरमन कॉनवेल को मरने से पहले कॉल किया था। यह बात पता लगते ही प्रेस और डॉक्टर बेकर हरमन से मिलने जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम हवस से भरे पैट्रिक को देखते हैं। जैसे ही पैट्रिक किसी महिला के संपर्क में आता था, उसके अंदर का स्पीशीज उसे अपने वश में करके महिलाओं को गर्भवती बना देता था और दूसरे दिन जब वह नींद से जागता था तो उसके चारों तरफ बस खून पड़ा रहता था और सामने पैदा हुए बच्चे होते थे। ये सिलसिला चलता गया। पैट्रिक स्पीशीज के साथ संभोग करने के बाद भी रुक नहीं रहा था। दरअसल उसे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपने ही प्रजाति की महिला चाहिए थी और वो उसकी तलाश में रहता है। दूसरी तरफ हरमन से मिलने पर डॉक्टर बेकर और प्रेस को पता चलता है कि हरमन मार्स पर एलियन की मौजूदगी पर रिसर्च कर रहा था और वो जानता था कि एलियन डीएनए अभी भी मार्स पर मौजूद है। इसलिए उसने यूएस गवर्नमेंट को मिशन को मार्स कैंसिल करने बोला था, पर गवर्नमेंट ने हरमन पर संकी होने का इल्जाम लगाकर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। हरमन उन्हें बताता है कि पैट्रिक को रोकने का बस एक ही तरीका है और वो डॉक्टर बेकर की बनाई हुई स्पीशीज ईव थी। अगले दिन प्रेस और डॉक्टर बेकर पैट्रिक रोज, डेनिस गैम्बल और एन सैम्पसन का ब्लड टेस्ट करने की परमिशन कॉलोनल से लेते हैं।
डेनिस और एन का ब्लड टेस्ट करने की परमिशन कॉलोनल देता है, पर पैट्रिक का ब्लड टेस्ट करना मुश्किल है क्योंकि वो प्रेसिडेंट का बेटा है। पर फिर डॉक्टर बेकर और प्रेस कॉलोनल से कहते हैं कि अगर हमें देश की महिलाओं को बचाना है तो ये करना ही होगा। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए कॉलोनल मान जाता है और कहता है प्रेसिडेंट को मैं संभाल लूंगा, तुम उसके लड़के को किधर से भी ढूंढ कर लाओ। ये सुनते ही डॉक्टर बेकर और प्रेस तुरंत तीनों साइंटिस्ट को पकड़ने निकलते हैं। सीन चेंज होता है। डेनिस अपने प्राइवेट बोट में अपनी प्रेमिका के साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था कि प्रेस के लोग डेनिस को लेने वहां आते हैं। दूसरी तरफ एन भी अपने प्रेमी के साथ संभोग कर रही थी और तभी एन के अंदर मौजूद स्पीशीज उसका पेट फाड़कर बाहर आता है और एन के प्रेमी पर हमला करके उसे मार देता है। और तभी डॉक्टर बेकर और प्रेस आकर स्पीशीज को टॉक्सिक गैस से मार देते हैं, पर एन तो मर चुकी थी। अब बचा था पैट्रिक। प्रेस और डॉक्टर बेकर पैट्रिक के कई ठिकानों पर छापा मारते हैं, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद पैट्रिक उनके हाथ नहीं लगता। जब डेनिस का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव निकलता है। डेनिस को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा था और एन की मौत कैसे हुई। उसे इन सब का जवाब चाहिए था, पर कॉलोनल उसे अभी के लिए घर जाकर आराम करने के लिए कहता है और पैट्रिक के ठिकाने का पता लगते ही उन्हें तुरंत बताने को बोलता है। डेनिस पैट्रिक के ठिकाने के बारे में जानता था, पर वो कॉलोनल को नहीं बताता क्योंकि उसे शहर में हो रही सैकड़ों मौत के बारे में पता ही नहीं था। अगली सुबह डेनिस तुरंत पैट्रिक से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाता है। तब वो देखता है कि पैट्रिक अपने मुंह में राइफल डालकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है और जैसे ही उसका सर ब्लास्ट होता है कुछ सेकंड बाद ही वह अपने आप रीजनरेट होने लगता है। यह देखकर डेनिस के होश उड़ जाते हैं। उसे अब यकीन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत ये घटना के बारे में डॉक्टर बेकर और बाकी सबको बताता है। तब डॉक्टर बेकर उसे विस्तार में सब बताते हुए बोलते हैं कि स्पेसशिप में जब तुम सब 7 मिनटों तक बेहोश हो गए थे, वो इस एलियन स्पीशीज की वजह से, जिसने तुम पर हमला करके तुम्हारी कोशिकाओं पर कब्जा किया। पर उसके लिए तुम्हारी कोशिकाओं पर कब्जा करना मुश्किल था क्योंकि तुम्हारे खून में वो बीमारी है जिससे एलियन डीएनए छूते ही मर जाता है, जबकि पैट्रिक और एन को उसने तुरंत वश में कर लिया था और धीरे धीरे उसने धरती की कई महिलाओं को गर्भवती करके अपनी प्रजाति के कई बच्चे पैदा किए थे। अगर उन्हें मारा नहीं गया तो धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये बात सुनकर डेनिस प्रेस की टीम में जुड़ जाता है ताकि मिलकर वो इस एलियन स्पीशीज का खात्मा कर सके। दूसरी तरफ पैट्रिक रोज नई नई औरतों को अपना शिकार बनाते जा रहा था और शहर में लाशों के किस्से सुनाई दे रहे थे। इसलिए अब डॉक्टर बेकर हरमन की बात मानकर ईव का इस्तेमाल करके पैट्रिक को फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन बाजी उल्टी पड़ जाती है। पैट्रिक को पता चल जाता है कि उसकी प्रजाति की एक महिला इस धरती पर मौजूद है। इस बात से पैट्रिक बहुत खुश होता है और ईव को ढूंढकर उसके साथ संभोग करने के लिए उतावला होता है। इसलिए ईव तक पहुंचने के लिए पैट्रिक प्रेस के आगे सरेंडर हो जाता है और जैसे ही प्रेस उसे डॉक्टर बेकर के लैब में लेकर आता है, पैट्रिक का स्पीशीज ईव को आजाद करने के लिए लैब के सभी लोगों पर हमला करके उन्हें मार देता है और ईव के पास जाकर उसके प्यार को महसूस करने की कोशिश करते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि ये कई जन्मों से प्रेमी है और अब सैकड़ों जन्मों के बाद मिल रहे हैं। पैट्रिक का स्पीशीज अब ईव को मिलने के लिए तड़प रहा था, इसलिए वो डॉक्टर बेकर को ईव को आजाद करने के लिए जबरदस्ती करता है और जब वो नहीं मानती वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्रेस टॉक्सिक गैस से उस पर हमला करता है, जिस वजह से पैट्रिक का स्पीशीज डरकर वहां से भाग जाता है और ईव को अपने साथ ले जाने में नाकामयाब होता है। लेकिन पैट्रिक को देखकर ईव उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी थी और उसके अंदर की एलियन की ताकत अब बाहर आकर उस पर हावी होने लगी थी। उसमें अचानक इतनी ताकत आती है कि वो डॉक्टर बेकर के लैब से भागने का निश्चय करती है। दरअसल ईव को एक खास ग्लास वाले कंटेनमेंट चैम्बर में रखा गया था ताकि वो बाहर ना निकल सके, लेकिन जब उसका एलियन डीएनए एक्टिव होता है तो वो उस ग्लास को तोड़कर सभी सिक्योरिटी गार्ड को मारकर डॉक्टर बेकर और टीम को लॉक कर वहां से भागते हुए वो लैब के हैवी मेटल डोर को अपने हाथों से उखाड़कर फेंकती है। सायरन की वजह से सारी मिलिट्री फोर्स सतर्क होकर मेन दरवाजे पर बंदूक तांग कर रुकती है ईव को मारने के लिए
और तभी ईव डोर को चीरते हुए बाहर आती है और उसके बाहर आते ही मिलिट्री सोल्जर्स उस पर गोलियों से फायरिंग करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। पर कुछ ही मिनटों में उसका शरीर वापस रीजनरेट होता है और वो फिर से खड़ी होकर वहां से भागने में सफल हो जाती है और अपने एलियन ताकतों का इस्तेमाल करके पैट्रिक के ठिकाने का भी पता लगा लेती है और कुछ समय में वहां पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ डॉक्टर बेकर और टीम भी ईव का पीछा करते हुए पैट्रिक के अड्डे पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें कई ककून जैसी आकृतियां दिखाई देती हैं। दरअसल ये सब ककून के अंदर पैट्रिक के स्पीशीज बच्चे थे जो पैट्रिक ने इंसानी महिलाओं के साथ संभोग करके पैदा किया थे और ये बच्चों ने अपने आप को ककून में बदल दिया था ताकि जवान स्पीशीज बन सके और एक बार ये बड़े हो गए तो इन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसलिए डॉक्टर बेकर और डेनिस सभी ककून के ऊपर टॉक्सिक गैस से स्प्रे करके उन्हें मार देते हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा था, टॉक्सिक गैस से बड़े स्पीशीज को सिर्फ टेम्पररी डराया या नुकसान पहुंचाया जा सकता है, पर उन्हें परमानेंट मारा नहीं जा सकता क्योंकि उनमें हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है छोटे स्पीशीज बच्चों के मुकाबले में। दूसरी तरफ ईव पैट्रिक को ढूंढ लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं और पैट्रिक ईव के शरीर को अपने शरीर से जोड़कर एक ताकतवर बीस्ट का रूप लेता है ताकि इस अनोखी ताकत और अपने बच्चों के साथ मिलकर वो सभी इंसानों को खत्म करके उनकी प्रजाति आगे बढ़ा सके। पर इससे पहले यह प्लान कामयाब हो पाता, प्रेस ईव को ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और तभी उसे कुछ अजीब सी कवच जैसी आकृति के अंदर हलचल दिखाई देती है। जैसे ही प्रेस अपनी बंदूक ताने हुए उसके करीब जाता है तो एक बीस्ट उस कवच को तोड़ते हुए गुस्से से बाहर आता है, जो और कोई नहीं वही बीस्ट होता है। प्रेस उस पर गोलियों से हमला करता है लेकिन इस बीस्ट पर कोई असर नहीं होता। तभी डॉक्टर बेकर और डेनिस भी आते हैं और वो बीस्ट प्रेस और डेनिस पर हमला करते हुए दोनों को जख्मी कर देता है। डॉक्टर बेकर टॉक्सिक गैस से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर ये बीस्ट को खरोच तक नहीं आती। तभी डॉक्टर बेकर की नजर ईव पर जाती है जो उस बीस्ट से जुड़ी थी और उसके वश में थी। डॉक्टर बेकर ईव को मदद के लिए पुकारती है लेकिन ईव को पैट्रिक के स्पीशीज ने पूरी तरह अपने वश में किया था। आखिरकार डॉक्टर बेकर की कई कोशिशों के बाद उसकी आवाज ईव तक पहुंचती है क्योंकि डॉक्टर बेकर और ईव में काफी लगाव था। वो जिगरी दोस्त की तरह रहते थे और क्योंकि ईव आधी इंसान और आधी स्पीशीज थी, उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स भी थी और इसलिए ईव डॉक्टर बेकर को बचाने के लिए पैट्रिक के स्पीशीज पर हमला करके उसके शरीर से अलग होती है। लेकिन ये बीस्ट अब ईव की सारी ताकत को अब्सॉर्ब करके बहुत ताकतवर हो गया था और ईव अब कमजोर थी, इसलिए उसके हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और वो ईव के हमले से गुस्सा होकर ईव को जान से मार देता है और फिर डॉक्टर बेकर पर हमला करने लगता है कि तभी डेनिस प्रेस को उसका खून हथियार को लगाकर बीस्ट पर हमला करने बोलता है और जैसे ही प्रेस उस हथियार से बीस्ट पर हमला करता है, डेनिस के खून बीस्ट के शरीर पर लगते ही उसका शरीर गलने लगता है और आखिरकार बीस्ट को कंट्रोल करने वाला एलियन स्पीशीज पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये इस कहानी का अंत है, लेकिन नहीं, ये तो शुरुआत है दोस्तों। जब ईव के बॉडी को ले जाया जाता है तभी हम देखते हैं कि ईव के बॉडी के पास एक बच्चा बैठा होता है। ये बच्चा कौन था पता नहीं, शायद ये पैट्रिक का बच्चा होगा और तभी हम ईव के पेट को बढ़ते हुए देखते हैं। हम ये तो जानते ही हैं कि ईव ने पैट्रिक के साथ संभोग किया था और स्पीशीज के बच्चे कुछ मिनटों में बड़े होते हैं। इसका मतलब यही है कि ईव प्रेग्नेंट थी और अभी भी उसके शरीर में जान बाकी थी। इसका मतलब अभी भी धरती पर खतरा मंडरा रहा है। मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें स्पीशीज के पार्ट 3 में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोबारा स्पीशीज 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं स्पीशीज के पार्ट 3 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।